क्या हमारे बहुत थ्योरी खत्म हो गई थी? हैं? क्वेश्चन कराऊं या आगे बढ़ूं? बोलो जल्दी। हाँ क्यों जी? हैं? क्वेश्चंस करा दूं या आगे बढ़ जाऊं? पहले लिखिए, फिर एक दो क्वेश्चंस लिखिए। A hydrogen atom moves with a velocity u and makes a head-on inelastic collision with another stationary hydrogen atom. Full stop. Both atoms are in ground state before collision. Full stop. What is the minimum value of u? If one of them is to be given a minimum excitation energy? ठीक है। The ionization energy is 13.6 electron volt. Mass of hydrogen atom is 1.0078 into 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of hydrogen atom is 1.0078 into 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. बोलो, क्वेश्चन समझना है बहुत ज़रूरी। पहले देखो, ये एक हाइड्रोजन एटम है, इनिशियल सिचुएशन ये है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका मास m है, ये रेस्ट में है, ये किस में है? रेस्ट में है। ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका भी मास m है, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? u वेलोसिटी से। ये आके इसके साथ हेड ऑन कोलिजन लेता है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि बोथ द बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया? कॉमन, दोनों स्टिक हो गए तो दोनों मास क्या बन गया? 2m। ठीक है, 2m से मूव करने के बाद ये कॉमन वेलोसिटी से चल दिए। ठीक है, ये कौन सा सीन है? ये बिफोर कोलिजन वाला है, ये बिफोर कोलिजन है, और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। तो क्या लगाओगे सबसे पहले? सबसे पहले ये निकालोगे ना, तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? कोलिजन में क्या लगता है हमेशा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या निकालना है आपने? अरे क्या निकालना है बोलो? हाँ, ये निकालना है, ये u। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम mu है, इसका मोमेंटम 0 है, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कितना? m प्लस m इंटू वी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो तो सही? u/2 आ गया ना? 2mv हो जाएगा ये, 2m यहाँ लाओगे तो v इज इक्वल टू u/2। तो कोलिजन के बाद कितनी है वेलोसिटी? इतनी है। ठीक है, ठीक। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? वन ऑफ द एटम गिव्स मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कितनी हो गई?
एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कहाँ से आएगी? एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन एक मिनिमम एक्साइटेशन इज इक्वल टू क्या? लॉस इन एनर्जी। इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होता है ना, ठीक है। तो जो एनर्जी लॉस है कहाँ जा रहा है? ये एनर्जी लॉस होके कहाँ जा रही है? कोलिजन में जो एनर्जी लॉस हो रही है, ये एटम इसके साथ आके स्ट्राइक किया, जो एनर्जी लॉस हुई वो लॉस कहाँ गया? एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में गया। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? क्या है मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट। ग्राउंड स्टेट से कौन से उसमें n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाएगा, तो उसके लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए ना। 1 से 3 में जाने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी गैप हो जाएगा। 1 से 4 में जाने के लिए दोनों ग्राउंड स्टेट में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों एटम आर इन द ग्राउंड स्टेट। तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कब चाहिए? जब वो कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 से 2 में जाएगा, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी इन कोलिजन। लॉस इन एनर्जी कितनी है बोलो तो सही है? कितनी है लॉस इन एनर्जी? एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है? हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। ये कितनी बिफोर कोलिजन हो गई? कौन सी एनर्जी कम होती है इनइलास्टिक कोलिजन में? बाद वाली। तो बाद वाली एनर्जी क्या होगी? हाफ मास कितना हो गया? 2m इंटू वेलोसिटी कितनी है? u/2 का स्क्वायर है ना, u/2, ठीक है। कितनी आई जरा देखो तो सही? हाफ mu स्क्वायर माइनस 1/4 mu स्क्वायर। कितना आएगा? हाफ माइनस 1/4, 1/4 mu। इतनी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। इतनी एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस कहाँ जा रहा है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की। तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो गई? मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होती है? वो बताई थी मैंने यार। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी 10.2, 13.6 हो गई पहले की पहली ऑर्बिट की, और 3.4 हो गई दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो गई? मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी हो गई E, बोलो E क्या? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। E2 किसकी एनर्जी? सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट में कितनी है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की? माइनस 3.4, और इसमें कितनी है? माइनस 13.6। निकाल सकते हो, कोई शक हो तो। 13.6 n स्क्वायर के लिए तो कितना हो गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए। इसको जूल में बदल दो, तो जूल में क्या हो जाएगी? 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कहाँ से मिल रही है ये एनर्जी? कहाँ से मिल रही है इलेक्ट्रॉन को? ये से। ये जो एनर्जी लॉस हुआ है ड्यूरिंग कोलिजन, ये लॉस कहाँ जा रहा है? ये जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है, कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जंप कर जाए हायर एनर्जी स्टेट में। यानी 1/4 mv² स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी। 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो u आ गया, देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m कितना बताया? 1.0078 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। तो सॉल्व हो ही जाएगा यार। क्या हो गया ये कितनी बार? ये इससे ये कट गया ना, और ये 1 हो गया ना। आप क्या बचा? ये 4 2 40.2, क्या बचा? 40.8, ठीक है। 40.8 कितना हो गया? 40.8 ही हो गया। 40.8 इंटू 10⁻⁻ कितना आया बोलो? कितना आया? 19 और 27 कितना है? प्लस 8। यहां से इसका रूट कितना आ जाएगा? 6 से थोड़ा सा ज्यादा। कितना आ जाएगा? 6 से थोड़ा सा ज्यादा,
ठीक है, 6.24 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उठा दूं? ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ा जाए। न्यूक्लियर फिजिक्स, द न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बच्चों? Z क्या होता है? Z एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और A क्या लेते हैं हम? मास नंबर। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में अगर कोई X कोई एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है? यहाँ लिखा जाता है Z। और मास नंबर कहाँ लिखा जाता है? ऐसे ऊपर लिखा जाता है यहाँ, A इज द मास नंबर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर है तो Z क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है। A क्या है? मास नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बता सकते हो? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अगर न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे आपने तो कितने न्यूट्रॉन्स हैं इसमें? बोलो। A माइनस Z इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? बोलो। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg।
ठीक है, mp से डिनोट कर सकते हो, चाहो तो इसको mp लिख सकते हो, mp मास ऑफ प्रोटॉन, mp स्मॉल mp, ठीक है। एंड चार्ज जो होगा प्रोटॉन के ऊपर वो कितना होगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से, ठीक है, 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, सेम ही ले लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में। और चार्ज क्या होता है इस पे, न्यूट्रल पार्टिकल है ये, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज बिलीव्ड टू बी वेरी नियरली स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। न्यूक्लियस is believed to be very nearly spherical in shape, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या होती है बच्चों, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इज इक्वल टू R0 इंटू a टू द पावर 1/3। न्यूक्लियस का रेडियस है R इज इक्वल टू R0 इंटू a टू द पावर 1/3, ठीक है। जहां R0 क्या है, वेयर R0 कितना होता है बच्चों, 1.1 FM, FM मतलब फर्मी, 1.1 फर्मी, 1 फर्मी कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और A जो है यहाँ पे क्या है, मास नंबर है, A क्या है यहाँ पे, मास नंबर है, ठीक है। क्या होता है न्यूक्लियस का साइज, क्या होता है R जो है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना आता है, R का जो ऑर्डर है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, ठीक है। ये ऑर्डर है रेडियस का, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, ठीक। वॉल्यूम निकाले न्यूक्लियस का, वॉल्यूम सुने ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये पहली बात। दूसरी बात, नाउ द थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा न्यूक्लियस का वॉल्यूम बच्चों, बता सकते हैं, V इज इक्वल टू 4/3 पाई R3, ठीक है, 4/3 पाई R3। तो R यहां डालो तो देखो R कितना है, R0 a टू द पावर 1/3 यहां पे रखोगे ना, तो V इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू R0 a टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। तो क्या आया वॉल्यूम, 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है, यानी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A के। R0 तो कांस्टेंट वैल्यू है, A क्या चीज है यहाँ, मास नंबर है, क्या है, मास नंबर। नाउ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी देखें जरा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी क्या होती है बच्चों, बताओ जल्दी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी हो जाएगी मास, मास क्या है, मास हो जाएगा। A क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को कंबाइन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है।
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स जो है कितना मास होता है, कितना मास हो जाएगा, ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इतने हैं, ए में क्या है, ए क्या है, मास नंबर, जो कि क्या होता है, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों का नंबर। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब आ जाते हैं ना। अगर किसी एटम का मास नंबर, कार्बन है, कार्बन का मास नंबर 12 है, तो इसका क्या मतलब है, उसमें 12 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 12 हैं। टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, 12 हैं। अब न्यूट्रॉन कितने हैं ये पता करना है तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। तो 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ए हो गए, ठीक है, इनटू एक का मास कितना, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, लगभग 1.67 लिया है ना, 1.66 अपॉन वॉल्यूम ये है, देखो ये कितना, 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। देखो ए कट गया, ए कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, मास नंबर से। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस। हाइड्रोजन न्यूक्लियस हो या यूरेनियम न्यूक्लियस हो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, देखें 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, 4 नीचे, पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, r0 कितना बताया मैंने, 1.1 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सॉल्व करके, 2.17 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये है न्यूक्लियस की डेंसिटी, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर से इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियस की डेंसिटी। हाई डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इंडिकेट्स क्या, कॉम्पैक्टनेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, हाई, बहुत हाई डेंसिटी है ये, ठीक है। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोटोप्स हैं, सेम जेड, हाँ, ऐसे एटम्स जिनका जेड सेम होगा वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे यूरेनियम के आइसोटोप्स, यूरेनियम 92 234 देखा होगा आपने, ठीक है। आइसोटोप्स किसे होते हैं, ऐसे एटम्स जिनमें क्या होगा, सेम जेड होगा। जैसे यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, 92 234, और क्या देखा होगा आपने, यूरेनियम 92 235, और क्या यूरेनियम 92 238। सेम जेड डिफरेंट ए, सेम जेड डिफरेंट, जिनका मास नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। आइसोबार्स कौन हो गए, सेम ए मतलब समझ गए, ए क्या, मास नंबर, ठीक है। जिनका मास नंबर सेम होगा वो जो है क्या है, एटॉमिक बार्स हैं। जैसे जिंक 30 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 92 मास नंबर होता है। एंड मॉलिब्डिनम, ठीक है, मॉलिब्डिनम का 42 तो होता है एटॉमिक नंबर और 92 होता है मास नंबर। देखो मास नंबर सेम है, दोनों आइसोबार्स हैं, जिंक एंड मॉलिब्डिनम। क्रोमियम एंड आयरन, क्रोमियम क्या होता है 24,
54 एंड आयरन क्या होता है 26 54। ठीक है, ये क्या है आपके आइसोबार्स हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या होगा सेम A माइनस जेड। A माइनस जेड किसको बताता है हैं? न्यूट्रॉन्स को बताता है। जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या हैं आइसोटोन्स हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है देखो 1H3 कितने हैं इसमें? इसमें न्यूट्रॉन्स है कितने इसमें? हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये। कितने न्यूट्रॉन हैं? 2। एंड हीलियम, हीलियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? 2। दोनों आइसोटोन हैं ये। ठीक है, और ऑक्सीजन 816 एंड कार्बन 614। कार्बन का भी आइसोटोप होता है ना ये, कार्बन 614। दोनों क्या हैं देखो इसमें कितने हैं? 16 माइनस 8 8, 14 माइनस 6 8। ठीक है, ये आइसोटोन्स हैं। फिटनेस डे था कल। अच्छा, नाउ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU या खाली U भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या है एटॉमिक मास यूनिट? बताओ बच्चों जल्दी से। क्या चीज, किस चीज की यूनिट है? मास की यूनिट है। किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। कहाँ यूज करते हैं इस यूनिट को? न्यूक्लियर फिजिक्स में। कहाँ यूज करते हैं? हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें एटम का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ये सब चीज़ें चाहिए। इनका मास तो बहुत स्मॉल होता है ना, तो बहुत छोटी यूनिट है ये। ठीक है, इन न्यूक्लियर फिजिक्स मास इज मेजर्ड इन दिस यूनिट। इन न्यूक्लियर फिजिक्स मास is measured in this unit। ठीक है, इस यूनिट में मेजर किया जाता है मास को। कितना होता है? 1 AMU। 1 AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12 पार्ट जो है वो 1 AMU है। ठीक है, कितना आता है ये निकल के? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको EV से भी डिनोट करते हैं? हाँ, एनर्जी की यूनिट। कहाँ यूज होती है? यहाँ यूज होती है। कहाँ यूज होती है? यहाँ यूज होती है। यहाँ मतलब कहाँ? न्यूक्लियर फिजिक्स में। इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, एनर्जी की यूनिट को यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बताओ सही? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कूलम मत लिख देना उठाकर। ठीक है, ठीक। अब हम यूज करते हैं 1 MeV। MeV मतलब क्या? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू कैन से। ठीक है, कितना होता है? 1 मिलियन 10⁻⁶।
तो 10⁶ इसमें लाओगे तो कितना हो जाएगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है। आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, क्या कहा इसने बच्चों, ये क्या बताता है, बता सकते हो? मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या बताता है? हैं? क्या बताता है? E = mc²। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहीं से तो कहाँ से प्रोड्यूस होगी? वो मास से प्रोड्यूस होगी। कहाँ से प्रोड्यूस होती है ना एनर्जी? जो प्रोड्यूस होती है कहाँ से आती है एनर्जी? बॉडी का मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो प्रोडक्ट होगा उसका मास, अगर x जो है ब्रेक करके दो x और y कंबाइंड होके या x और y रिएक्ट होके क्या दिए? a और b रिएक्ट होके c और d दिए। मान लो a और b रिएक्ट होके क्या दिए? c और d दिए, और एनर्जी रिलीज हुई अगर इस रिएक्शन में तो c और d का कंबाइंड मास a और b के कंबाइंड मास से कम होगा। क्यों कम हुआ मास? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी कहां से रिलीज होती है? मास से रिलीज होती है। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? उसका मास बढ़ रहा होगा। किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? E = mc²। अगर m मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? E = mc²। 1 kg मास अगर कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? c²। करो कितना आएगा? 9 इंटू 10⁻16 जूल। अगर 1 kg मेरे पास मास है और 1 kg मास कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो पीछे जो रेसिड्यू बचेगा वो क्या होगा? शून्य, कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। 9 इंटू 10⁻16 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी अगर 1 kg मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हैं? और अगर इसका उल्टा हो जाए, बॉडी 9 इंटू 10⁻16 जूल एनर्जी अगर कोई एब्जॉर्ब कर ले कोई सिस्टम तो उसका मास 1 kg इंक्रीज भी कर जाएगा। ठीक है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, मीन्स एनर्जी एंड मास बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है। तो मास, जब भी आपने मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी होगी तो क्या लगाओगे? E = mc²। और एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मास निकालना होगा तो क्या लगाओगे? E = mc²। ठीक है। तो एनर्जी इसी इक्वेशन के बाद E = mc² के बाद रिएक्शंस में एनर्जी का कैलकुलेशन होना शुरू हुआ। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किससे करते हैं? हम E = mc² से ही करते हैं। ठीक है। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, क्या है वो इक्वेशन? E = mc²।
जिसे एनर्जी मास इक्विवेलेंस भी कहते हैं, इसको एनर्जी मास इक्विवेलेंस कहते हैं आइंस्टीन की इस इक्वेशन को। तो एनर्जी, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, तो हम एनर्जी का कैलकुलेशन, मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किससे निकलेगी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस में हैं हम, कहीं भी हैं, ठीक है, कहीं भी हमें एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो हमें क्या निकालना होगा, मास डिफरेंस निकालना होगा। सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा रिएक्शंस में, मास डिफरेंस फाइंड करना होगा कि जो प्रोडक्ट होंगे उसका मास रिएक्टेंट के मास से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कम होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जितना डिफरेंस है, दोनों प्रोडक्ट ए और बी प्रोडक्ट हैं, सी एंड डी प्रोडक्ट हैं, ए एंड बी रिएक्टेंट हैं, तो इन दोनों का मास इन दोनों के मास से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो डिफरेंस होगा वो मास डिफेक्ट कहलाएगा। इतने डिफरेंस के बराबर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लगा के एनर्जी रिलीज निकाल लेते हैं, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं, जनरली हमें मास दिया हुआ होता है AMU में, किस में दिया हुआ होता है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ होगा मास एटम्स का, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ईज करने के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट टू, हम एनर्जी निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट टू 1 AMU। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लगा के पहले से एनर्जी हमने देख ली कि अगर 1 AMU मास के बराबर, 1 AMU कितना होता है, 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अगर इतना मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, हम सबसे पहले E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लगा के इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज निकालते हैं। कितनी आती है वो एनर्जी, 1 पॉइंट इतना इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर करूंगा ना, इतना जूल आती है। आ गई, जब 1 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इतनी जूल एनर्जी रिलीज होगी। इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दूं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलूं, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गई आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तब ये आता है कितना, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 31.5 भी लेते हैं, कहीं कहीं 31 ले लो, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 AMU मास कंप्लीटली अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU, प्रति AMU एनर्जी रिलीज होगी इतनी। इसको खाली U भी कहते हैं, 1 AMU को U भी कहते हैं खाली, ठीक है, ओनली U भी कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास, तो अगर हम यहाँ पे निकाल लें अब एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास, पहला, ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बता सकते हो, एनर्जी इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मतलब है इस बात का, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर कंप्लीट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। अगर इतना मास एनर्जी में, इतना मास अगर जो है, इतनी एनर्जी अगर मास में कन्वर्ट हो जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। इतना मास, इतनी एनर्जी अगर मास में कन्वर्ट हो तो क्या प्रोड्यूस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन है हमारे पास, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में गामा रे फोटोन जो है किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, अभी देखेंगे हम आगे रिएक्शंस में, ठीक है। एंड अ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एनर्जी इक्विवेलेंस मास कितना है, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इज 938.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 938.2, इनको याद कर लो।
यानी एक प्रोटॉन पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एंड अ न्यूट्रॉन का कितना है एनर्जी मास इक्विवेलेंट ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 969.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 969.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नाउ मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस क्या है बच्चों? मास डिफेक्ट कोई मुझे बता सकता है? न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस और कुछ भी होता है? न्यूक्लियस में कुछ नहीं होता ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस का मास क्या होना चाहिए? जितने उसमें प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं? Z। तो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए Z प्रोटॉन का मास, और कितने न्यूट्रॉन है उसमें? A माइनस Z न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, ये किसका मास होना चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन ये पाया गया है कि न्यूक्लियस का मास, उसमें जो प्रोटॉन और उसमें जो न्यूट्रॉन है, उनके कुल मास से जो है कितना होता है? बहुत थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है। क्यों होता है कम? इसलिए कम होता है कि जिस समय न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है बाउंड सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। जब भी सिस्टम बाउंड होगा तो उसके फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। जब भी सिस्टम बनेगा बाउंड सिस्टम, तो उसके फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है, जिस समय न्यूक्लियस बना होगा उस समय एनर्जी रिलीज हुई होगी। और आइंस्टीन इक्वेशन E = mc² कहती है कि एनर्जी कहां से रिलीज होती है? मास से रिलीज होती है। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कुछ मास न्यूक्लियस का किस में कन्वर्ट हो गया है? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए न्यूक्लियस का मास जो है उसमें पाए जाने वाले टोटल न्यूक्लियनों के मास से थोड़ा सा कम होता है। और ये जो मास, ये इन दो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी मास डिफेक्ट जो है, अगर हमारे पास mp जो है ये क्या है? मान लो मास ऑफ अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास है, और mn मान लो क्या है? मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, और m मान लो mx मान लो मास ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होता है मास डिफेक्ट? तो जो मास डिफेक्ट है वो क्या है बच्चों? क्या आ गया मास डिफेक्ट? Z प्रोटॉनों का मास प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉनों का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका क्या आ गया? मास डिफेक्ट। ठीक है, ये मास डिफेक्ट है। अगर ये आपको kg में गिवन है तो ये kg में आएगा आंसर। और जब kg में आया तो एनर्जी जूल में निकालने के लिए डेल्टा m × c² लगाओगे। लेकिन ये kg में ना गिवन हो कि किस में गिवन होता है? mp AMU में, ये भी AMU में, ये भी AMU में। तो ये किस में आएगा मास डिफेक्ट? एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। और जब एटॉमिक मास यूनिट में आएगा तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज कितनी होगी? 931 इंटू दिस मास डिफेक्ट। 931 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखाया था मैंने बाइंडिंग एनर्जी में? हैं? क्या है बाइंडिंग एनर्जी बोलो? हैं? द मास डिफेक्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी।
द मास डिफेक्ट अपीयर्स, जितना मास कम हुआ है ना, ये देखो इतना मास क्या हो गया है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो मास डिफेक्ट है ये किस में अपीयर होता है? अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस which is responsible for binding nucleons in the nucleus। ठीक है, ये अगर हम एनर्जी निकालें तो क्या आएगी? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या आएगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एएमयू में दिया हुआ है, अगर ये एएमयू में दिए हुए एटॉमिक मास यूनिट में है ये सब चीज़ें, तो ये एटॉमिक मास यूनिट में आएगा ना, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931 से। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, जूल में निकालनी होगी तो ये लगाएंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी आएगी ई बी इज इक्वल टू क्या? जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एक्स, ये इंटू सी स्क्वायर। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन आया। ठीक है, इसके बाद क्लियर हो गया बच्चों? ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। ठीक है, आप न्यूक्लियस के साइज तो अलग अलग हैं बच्चों। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो बहुत छोटा सा है, यूरेनियम की एटम की बात करें तो उसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप जब डिफरेंट एटम में की स्टेबिलिटी का जो कंपैरिजन होता है कि वो स्टेबिलिटी जो डिफाइन होती है वो डिफाइन होती है किससे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। किससे डिफाइन होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? ठीक है, स्मॉल ई बी से इसे डिनोट कर सकते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन, जो कि किसके इक्वल होते हैं? मास नंबर के इक्वल होते हैं। तो बाइंडिंग न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दो, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपका आ जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। जो छोटे छोटे एटम्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, इसलिए वो दो कंबाइंड होके, छोटे एटम्स कंबाइंड होके हेवियर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं। छोटे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है तो दो छोटे स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंड होके क्या करते हैं? बड़ा न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही बड़े साइजेस पे अगर हम चले जाएं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन की वजह से अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा हो गया, उसमें प्रोटॉनों का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है? न्यूक्लियस अनस्टेबल। ठीक है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस की अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है, तो ब्रेक करके वो दो छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद मोर स्टेबल न्यूक्लियस हमें मिलता है। जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पैरेंट न्यूक्लियाई से ग्रेटर होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, इस सब को हम देखते हैं कर्व की हेल्प से। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व, उससे समझते हैं इस बात को। नोट करो जल्दी।